हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का रासायनिक गुणधर्म। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में धातु और उसके भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस अच्छे से किया था धातु और उसके भौतिक गुणधर्म। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है धातुओं का रासायनिक गुणधर्म, है ना। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, और एक एक चीज़ें को क्लियर करते जाएंगे, एक एक लाइन को। तो मेरे इस वीडियो पे बने रहे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट आता है धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं कि धातु जो होते हैं वो वायु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके क्या क्या उत्पाद बनाते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है बच्चों कि जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। यानी जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसी में बच्चों हम लोग देखेंगे आज कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, कि जो धातु होते हैं वो वायु यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे करती है और अभिक्रिया करके क्या क्या उत्पाद बनाती हैं, है ना। तो सबसे पहला आता है धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है ना। धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, धातु प्लस ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। मान के चलिए हम कोई धातु लेते हैं, यानी मेटल कुछ लेते हैं, Mg यानी मैग्नीशियम जो कि धातु है। अगर इस मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो ये जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला प्यारे बच्चों, यही क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। यही क्या है? धातु ऑक्साइड है। यही क्या है? धातु ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है। और यहाँ हम एग्जांपल लिए हैं, देख सकते हैं कि कॉपर जो कि क्या है? धातु है। कॉपर जो कि धातु है, जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है? कॉपर ऑक्साइड। क्या मिला प्यारे बच्चों? कॉपर ऑक्साइड। और यही कॉपर ऑक्साइड जो है धात्विक ऑक्साइड है। क्या है? धात्विक ऑक्साइड है ना। यही क्या है? हमारा धात्विक ऑक्साइड है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, एल्युमिनियम जो कि धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। और इसी धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनती है। क्या मिलता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में बनाती है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कि जब भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। समझ गए बाबू? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। जो अलग अलग धातुएं होती है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह का अभिक्रिया करती है, अपना रूप दिखाती है। कुछ धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करती है, और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे यानी धीमा रिएक्शन होती है। दोनों के बीच में जो अभिक्रिया होता है वो स्लो होता है, और किसी के साथ फास्ट होता है। तो उसी में देखेंगे कौन सा मेटल जल्दी ऑक्सीजन के संपर्क में आने से अभिक्रिया करती है और कौन थोड़ा स्लो करता है। उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, सोडियम पोटेशियम वायु के संपर्क में आने से उसमें आग पकड़ लेती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों कि सोडियम और पोटेशियम जो है, सोडियम और पोटेशियम क्या है? अत्यंत क्रियाशील धातु है। यानी क्या है? सोडियम और पोटेशियम जो है क्रियाशील धातु है। तो क्रियाशील धातु के जो एक श्रेणी आती है बच्चों, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
कि जैसे मान के चलिए आरोही क्रम में सजा हुआ रहता है, बढ़ते क्रम में पहले क्रियाशील कौन होता है ज़्यादा, पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है। इसी तरह ठीक सारे धातुएं क्या होते हैं, उसके क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग में बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम में सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम। तो जब भी क्रियाशील धातु वायु के संपर्क में आते हैं तो उसमें आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो हमारे प्यारे बच्चों, इसका जो जवाब होगा कि सोडियम और पोटेशियम जो है काफ़ी अत्यंत क्रियाशील धातु है, जो कि ऑक्सीजन यानी हवा के संपर्क में आने से आग लग जाती है। तो वही आग ना लगे उसे बचाने के लिए ही केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे धातु का, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पीबी, यह सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। जैसा कि हम आप लोगों को बताया बाबू कि कुछ धातुएं जो होती है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से काफ़ी तेज़ अभिक्रिया होती है, और कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी जो धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, और इन धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, और धीरे धीरे जब अभिक्रिया करती है और उन धातुओं पर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। मान के चलो कि ये कोई ऑक्साइड, ठीक है, आयरन है, हम मान के चलिए कोई आयरन का ऑक्साइड ले लिए। जब ये धातु जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो इसके ऊपर में जो होती है ना एक काले रंग का, यानी काला रंग का क्या हो जाता है, परत चढ़ जाता है काले रंग का। ठीक है, काले रंग का क्या हो जाता है, परत चढ़ जाता है। जब भी आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही था। अब दूसरा बात कर लेते हैं, आयरन वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन 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 लोहे चूर्ण गर्म करने पर तेज़ी से जलने लगता है। अगर आयरन जो है सॉलिड स्टेट में हो, क्या हो, सॉलिड स्टेट में हो, अगर सॉलिड फॉर्म में हो और उसे गर्म करेंगे हवा के संपर्क में तो अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करेगा, अभिक्रिया जो है बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन वही आयरन जो चूर्ण के रूप में हो यानी पाउडर फॉर्म में हो, आयरन जो होगा क्या होगा, पाउडर फॉर्म में होगा यानी चूर्ण रूप में होगा। ठीक है, और अगर इसको गर्म करेंगे तो तेज़ी से जलने लगेगा। तो आप अंतर देखिए बच्चों, आयरन जो है सॉलिड फॉर्म में है तो गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं कर रहा है, लेकिन यही लोहा जब चूर्ण यानी पाउडर फॉर्म में है, चूर्ण की तरह में है, तो वह तेज़ी से अभिक्रिया करके जलने लगता है। अब बात कर लेते हैं कॉपर। कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, कॉपर जो होती है वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। वहीं बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर। Au जो होता है बच्चों, इसको गोल्ड का सिंबल है, क्या है, गोल्ड का सिंबल है, और Ag जो है सिल्वर का है। तो गोल्ड और सिल्वर यानी सोना चांदी वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सोना और चांदी का एक खास बात ये होता है कि ये हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसे ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सोना और चांदी को ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो Au होता है और Ag जो होता है इसे ज्वेलरी के रूप में यानी ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है ना, ज्वेलरी में जो लड़की लोग पहनती है ना आभूषण, उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि सोना और चांदी जो है हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अगर आप इमेजिन करो कि सोना और चांदी अगर हवा के साथ अभिक्रिया करती और इसका आभूषण बनाया जाता तो पता चलता कि लड़की का कान ही नहीं है, जल का क्या हो गया, राख हो गया। ठीक है, तो सोना और चांदी जो है बिल्कुल ही वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए इसे ज्वेलरी में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अब बात कर लेते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। वह धातु ऑक्साइड यानी वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता हो और उत्पाद में जल तथा लवण बनाता हो। मेरे प्यारे बच्चों, समझते हो उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वह धातुविक ऑक्साइड है, वह धातु ऑक्साइड है जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता हो। क्या करता हो? अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता हो और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करता हो, और अभिक्रिया करके क्या बनाता हो? जल तथा लवण बनाता हो। तो प्यारे बच्चों, याद रखना, उभयधर्मी ऑक्साइड वह धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके जल तथा लवण बनाती हो, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया गया है। Al2O3, ठीक है, Al2O3 मेरे प्यारे बच्चों, Al2O3 ये क्या है बच्चों? एल्युमिनियम ऑक्साइड है। क्या है इसका नाम? क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड इसको बोलेंगे। और यही हमारा क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है बच्चों? उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, उसका नाम क्या है, बताएं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? Al2O3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि क्या है? धातु ऑक्साइड है। अगर उसे HCl के साथ यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं, किसके साथ? अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं, तो क्या मिला? AlCl3 प्लस जल। AlCl3 क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा लवण है और जल। ठीक है, लवण और जल। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि धात्विक ऑक्साइड को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या हमें मिल रहा है? लवण प्लस जल मिल रहा है ना। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि उभयधर्मी अभिक्रिया उसे कहते हैं जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हो। तो पहला तो हम लोगों ने देखा कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या मिला? लवण और जल बनाया। अब बात कर लेते हैं धात्विक ऑक्साइड जो होती है क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ये क्या है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। तो इसमें देख सकते हैं क्या मिला? लवण प्लस जल मिला। क्या मिला? लवण प्लस जल मिला। तो प्यारे बच्चों, याद रखना कि धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो दोनों केस में लवण और जल ही प्राप्त होता है। सबसे पॉइंट मेन जो है, याद रखने वाली बात जो है कि धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो दोनों के केस में लवण और जल ही बनाती है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया। अब धातु जो है जल के साथ कैसी अभिक्रिया करती है और क्या क्या हमें बनाती के देती है। धातु प्लस जल को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड भी बनाती है और धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाती है। तो देखिए, धातु और जल जब अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड भी बना सकती है और धातु हाइड्रोक्साइड भी बना सकती है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? निकालेगी। हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। तो अब बात हो गया बच्चों कि धातु कब धातु ऑक्साइड बनाएगा और कब धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना। कब धातु ऑक्साइड बनाएगा और कब धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि देख सकते हैं सोडियम प्लस जल को अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन को जब अभिक्रिया करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है। आयरन प्लस जल को जब अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें? आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो देख सकते हैं तीनों के केस में क्या है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है ना। तीनों के केस में, तीनों अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। लेकिन ये दोनों रिएक्शन में आप देख सकते हैं बच्चों क्या बना रहा है? हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं बच्चों तीसरा रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड ना बना के क्या बनाया? ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? ऑक्साइड बनाया। तो हम ऊपर में आप लोगों को बता चुके हैं कि जब अभिक्रिया करता है, ठीक है, जब धातु
जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड भी बना सकता है और हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, लेकिन हाइड्रोक्साइड तब बनाएगा जब अत्यधिक क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। याद रखना प्यारे बच्चों कि धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड तब बनाएगी जब वो धातु काफ़ी क्रियाशील होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है सोडियम जो है अत्यंत क्रियाशील धातु है, तो जब सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड बना रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए आयरन जो है सोडियम के मुकाबले कम क्रियाशील है और इसको जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या बन रही है, क्या मिल रहा है हमें, ऑक्साइड मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों याद रखना जब भी धातु को कम क्रियाशील वाले धातु को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑक्साइड बनती है, और अधिक क्रियाशील धातु को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोक्साइड मिलती है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब जो धातु होते हैं अलग अलग धातु वो जल के साथ अलग अलग अभिक्रिया करते हैं। जैसे कुछ धातु जो होती है जल के साथ काफ़ी तेज़ अभिक्रिया करता है, कुछ धातु जो होते हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, कुछ जल जो होते हैं गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो उसी के बारे में चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती है। वहीं एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जल वाष्प यानी भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो है भाप के साथ अभिक्रिया करती है। और मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। और मैग्नीशियम जो है अगर ठंडे पानी के साथ इसके अभिक्रिया करवाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, हॉट वाटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हॉट वाटर। तो मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ ही अभिक्रिया करती है। अब बात कर लेते हैं सोना, चांदी, कॉपर और सीसा, यानी पीबी क्या है, सीसा है हमारा। पीबी क्या है, सीसा है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना सोना, चांदी, कॉपर और सीसा जो है जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या क्या बना के देती है ना। तो आप देख सकते हैं धातु प्लस तनु अम्ल जब अभिक्रिया करवाएं तो क्या मिला हमें, लवण प्लस हाइड्रोजन। क्या मिला हमें, क्या मिला, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं प्यारे बच्चों तो हमें क्या मिलता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाँ लेकिन किसके साथ, तनु अम्ल के साथ। अम्ल भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि दो होता है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो तनु अम्ल में क्या होता है ना, अम्ल की मात्रा जो होती है कम होती है। अम्ल की मात्रा जो होती है कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है। तो वैसे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। और इसी का विपरीत अगर हम ले लें कि अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल का मात्रा कम हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं, है ना। तो यहाँ देखते हैं धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी धातु को जब तनु अम्ल, कौन सा अम्ल, तनु अम्ल, यानी अम्ल की मात्रा अम्ल की मात्रा कम हो और जल का मात्रा अधिक हो, तो वैसे अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया करवाए तो आयरन क्लोराइड, फेरस क्लोराइड जिसको बोल सकते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। फिर एल्युमिनियम HCl से अभिक्रिया करवाए तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो तनु अम्ल के बारे में हम यहाँ लिख दिए हैं, अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक हो तो वैसे अम्ल को तनु अम्ल कहते हैं। चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों आगे बात कर लेते हैं धातुओं के अन्य लवणों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, तो देख सकते हैं आयरन को जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाएं तो आयरन सल्फेट मिला प्लस कॉपर मिला। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ये कौन सा रिएक्शन है, ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन
अभिक्रिया है। कौन सा है? विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग देखें कि जो अत्यधिक क्रियाशील धातु होता है, यहाँ पे आयरन जो है कॉपर से अत्यधिक क्रियाशील है। तो जो अत्यधिक क्रियाशील धातु है तो दूसरे धातु को क्या करता है, उसके ऑक्साइड से अलग कर देता है और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर को क्या किया, हटा दिया और आयरन खुद ही विराजमान हो गया और आयरन सल्फेट बनाया प्लस कॉपर बनाया। ठीक है, तो ये था धातुओं के अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। ये क्या हो गया बच्चों? ये है हमारा धातु लवण। क्या है? धातु लवण, क्योंकि इसमें एक कॉपर ऐड है। इसमें कॉपर क्या है? मिला हुआ, इसीलिए धातु, और कॉपर क्या है? धातु है, इसीलिए इसे धातु लवण बोलेंगे, है ना। जब इसे अभिक्रिया करवाते हैं तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर मिलता है। इस तरीके से धातु का रासायनिक गुण हुआ समाप्त। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।